नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और ये चौथा वीडियो है। इसमें हम मांग का नियम पढ़ेंगे जो बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इकोनॉमिक्स में। इसको समझे बिना मांग अगर आप नहीं समझते हैं तो इकोनॉमिक्स को भी समझना बहुत आसान नहीं हो पाएगा आपके लिए, यानी इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। आइए जानते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है यानी कि प्राइस होती है, उसकी मांग मतलब डिमांड के बीच विपरीत संबंध ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है। तो कोई भी वस्तु है, उसकी जो कीमत है और उसकी जो मांग है, इन दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है। यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। कई बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने से इसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। कोई एक पार्टिकुलर गुड्स ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो इसकी जो डिमांड है, लोगों की खरीदने की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसको क्या करेंगे, कंज्यूम करना लोग कम कर देंगे, क्योंकि महंगा हो गया है तो उसकी डिमांड कम कर देंगे। परिभाषा देखिए, मुझे सैमुअल्सन की परिभाषा बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, सैमुअल्सन के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्राएं बाजार में आती हैं तो वे वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। इनके कहने का मतलब भी वही सेम है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर टमाटर बाजार में आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, वैल्यू नहीं रह जाएगी तो कम मूल्य पर उनको बेचना पड़ेगा और लोग बढ़िया से खरीदेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, हमारा नियम ही है, समाज में मनुष्य का नियम है कि अगर आप लोगों से ज़्यादा मिलने लगे तो वैल्यू करना लोग कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगानी ज़रूरी है, अन्य बातें समान रहने पर। एक नोट हम यहाँ आपको दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। इवन जब आप इकोनॉमिक्स के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वहाँ पर भी ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट क्या है? मांग का नियम कीमत के परिवर्तन होने के बाद, कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद केवल परिवर्तन की दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में मांग का नियम चेंज हो रहा है, ना कि मात्रा बताता है, क्वांटिटी नहीं बताता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये एक फंडामेंटल लॉ है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व। अब यहाँ पर हम आपको एक कर्व दिखाते हैं, इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, ऊपर लिखा हुआ है। वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत है, प्राइस है, और एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा है। जब इस वस्तु की कीमत OP थी तब सभी लोग इसकी डिमांड कितनी कर रहे थे? ON मांग रहे थे, मात्राएं मांग रहे थे, क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाई है तो कम मात्रा लोग इसको प्रेफर कर रहे थे, लोग कम ले रहे थे। भैया महंगा बहुत है, हाय, ये सब है ना। अब जैसे ही इसकी कीमत छलांग लगा के नीचे आती है, OP से OP1 पर आ जाती है, लोग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी वस्तु थी भैया, अब कहेंगे अरे रे सस्ती हो गई, इसको खरीदना शुरू कर दो। तो वो खरीदना, कंज्यूम करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब उनकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ गई है, वस्तु सस्ती हो गई है। दो तरीके हैं परचेसिंग पावर बढ़ाने के, या तो आपकी आय बढ़ जाए तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, या वस्तु सस्ती हो जाए तो परचेसिंग पावर आ जाएगी, आप उसको खरीद सकते हैं। तो जैसे ही OP से OP1 पर आया, आपने डिमांड कितना शुरू कर दिया, ON को छोड़ करके ON1 पर चले जाते हैं, यानी जो वस्तु की मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको आप ज़्यादा मांगने लगे हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं बार बार कहता हूँ, कई सारे क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो एजम्पशंस हैं वो खत्म होने वाली नहीं है। तो एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अब लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एजम्पशंस हैं, उनको देखिए। पहला एजम्पशन ये है, मान्यता है, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों माना गया, आप समझिए। जैसे ही प्राइस बढ़ा और मान लेते हैं आपकी आय भी बढ़ गई, तो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ने का फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप उसको खरीद लेंगे, फिर से खरीदेंगे, तो डिमांड कम होगी नहीं आपकी। आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को? इसलिए मान लिया गया है कि जो आपकी आय है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा है, उपभोक्ता के स्वभाव और रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि और स्वभाव दोनों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, अन्य संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं तो लोग शिफ्ट होते फिरेंगे या कोई और भी समस्या खड़ी हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बेसिक हो गए एजम्पशन लॉ ऑफ डिमांड के। अगला पॉइंट है, वस्तु को खरीदते समय उस वस्तु की जो स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट होता है, उस पर वस्तु को ध्यान जो है, उस वस्तु पर हम ध्यान नहीं रखेंगे, उस वस्तु को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ये भी एक मान्यता है। नहीं तो उधर लोग भाग जाएंगे ना, सब्स्टिट्यूट
यूज़ करने लगेंगे। क्यों यूज़ करेंगे गुड़ को? चीनी की तरफ भाग जाएंगे, चीनी महंगी होगी तो गुड़ की तरफ भाग जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मान्यता है। अगली मान्यता है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो पॉपुलेशन है वो लगभग ना के बराबर चेंज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? और लास्ट वाला जो एजम्पशन है वो देख लीजिए, ये वीडियो एंड होगी उसके बाद। जिन वस्तुओं को क्रय किया जा रहा है वे वस्तुएं प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। प्रतिष्ठा रक्षक होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा उस केस में। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो हमने समझा मांग का नियम क्या है,